हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो क्लास होने वाला है यह मॉडर्न हिस्ट्री में स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न बनेंगे आज के क्लास में आपका पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आपका कम से कम एग्ज़ाम में अधिकतर प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। मैं आपको चैलेंज की बात कह रहा हूँ, 100% मैं कह रहा हूँ। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीआरई 3 तक जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं इस वीडियो में, जितने भी मैं प्रश्न आपको करवाऊंगा सभी प्रश्न से ही एक दूसरे से रिलेट करके एग्जाम में प्रश्न को पूछा गया था। और ये आज आपका जो क्लास है यह स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड ये अंतिम क्लास है एमसीक्यू का। इससे पहले अगर आप लोगों ने एमसीक्यू का जितने भी मैंने क्लास करवा दिया है, आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए और क्लास को स्टार्ट करिए। और फ्रेंड्स, टीआरई 4 में आपका यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। जितना मैं अभी तक आप लोगों को क्लास करवाया हूँ सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास करवाया हूँ और ये भी चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी में आपको पता है फ्रेंड्स 1 to 5 में कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री का 18 से 20 प्रश्न पूछा जाता है। 6 to 8 में भी प्रश्न रहता है मॉडर्न हिस्ट्री का। मतलब आप किसी भी क्लास का, अगर आप पीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। और आज अगर ये क्लास कर लेते हैं तो आपका, मैं अधिकतर बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, 10 से 12 प्रश्न आपको इस क्लास से देखने को मिलेगा। इसमें मैंने बहुत सारा प्रश्न ऐड किया है, प्रीवियस ईयर का भी और इससे पहले मैंने जो क्लास करवाया वो सब का भी प्रश्न इसमें मैंने ऐड कर दिया है, ताकि आपको एक वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिले। और एनसीईआरटी प्रश्न है फ्रेंड्स से, और आपको टीआरई 4 में मैं बताऊंगा कि टीआरई 3 तक में कौन कौन प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तो आप सबको पता है यह 1915 में भारत लौटे थे। सॉल्यूशन में कि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। वे अफ्रीका में अप्रैल 1893 जनवरी 1915 लगभग 22 वर्ष रहे थे। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा का पालन किया। दक्षिण अफ्रीका में वह पहले भारतीय बैरिस्टर थे। भारत की सक्रिय राजनीति में आने से पहले महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए थे तथा उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। एग्जाम में टीआरई 3 में यह प्रश्न को पूछा गया था कि महात्मा गांधी का गुरु कौन थे, तो यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां आरंभ किया। तो इसका सही आंसर है चंपारण में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इन्होंने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। लखनऊ अधिवेशन 1916 में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण में किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं। इस आंदोलन में गांधी के सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक तथा जेबी कृपलानी थे। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है टीआरई 4 में। आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ये किस प्रकाशन का प्रकाशन किया था, तो इसका आंसर है इंडियन ओपिनियन। इसे आप ध्यान रखिएगा। व्याख्या में है, 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की तथा उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इसके माध्यम से उन्होंने नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने हेतु संघर्ष किया। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा।
आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया प्रथम जन आंदोलन था, तो ये कौन सा था? तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए। व्याख्या में है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में किया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन माना जाता है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं रॉलेट एक्ट के विरोध 1920-22 ईस्वी में चलाया गया था। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, चौरी चौरा कांड की वास्तविकता तिथि क्या थी? तो किस तिथि में चौरी चौरा कांड हुआ था? तो इसका आंसर है 5 फरवरी 1922। फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में डेट और ईस्वी से रिलेटेड भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग डेट अच्छे से याद जरूर कर लीजिएगा और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के समीप एक कस्बा है, जहां 5 फरवरी 1922 को भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। इस घटना को चौरी चौरा घटना के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 22 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, CR दास ने। सॉल्यूशन है कि सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के विभिन्न मुद्दों पर कुछ युवा नेताओं CR दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि ने विरोध किया, परंतु नागपुर अधिवेशन में CR दास ने स्वयं इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य ने की थी। इस प्रस्ताव के साथ स्वराज की मांग को लक्षित किया गया था। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो यह हुआ था असहयोग आंदोलन असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। व्याख्या में दिया है कि चौरा चौरी की एक छोटी सी घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने से कुछ युवा कांग्रेस नेता असंतुष्ट थे। गांधी जी के इस निर्णय के फलस्वरूप कांग्रेस के अंतर्गत CR दास व मोतीलाल नेहरू 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसके अध्यक्ष CR दास व महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न से भी आपको एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था फ्रेंड्स? इसका आंसर है हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। खिलाफत आंदोलन भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के विरुद्ध किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम था। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना। इस प्रकार यह आंदोलन आगे चलकर मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया, परंतु 1924 में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के अधीन तुर्की में एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक सरकार की स्थापना के बाद खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो देश बंधु के नाम से फ्रेंड्स कौन प्रसिद्ध है? तो यह है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देश बंधु का तात्पर्य है फ्रेंड ऑफ द नेशन। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष की पैरवी की थी।
चित्तरंजन दास ने गांधी जी के विधान परिषद के बहिष्कार के निर्णय का विरोध किया था। उन्होंने कहा कि मैं परिषदों को स्वराज प्राप्ति का साधन समझता हूं। आगे है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो यह महात्मा गांधी को चुना गया था। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयारी 4 में हो सकता है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो नेहरू रिपोर्ट ML नेहरू ने तैयार की थी। इस प्रश्न को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, VBI इसको आप लिख लीजिए। यह प्रश्न आपको तैयारी 4 में देखने को इस बार मिल सकता है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने जो रिपोर्ट तैयार की उसे नेहरू रिपोर्ट 1928 के नाम से जाना जाता है। इस समिति में 2 मुस्लिम सहित कुल 9 सदस्य थे। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का लक्ष्य घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे है, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया? तो यह प्रस्तुत किए थे JL नेहरू ने। 1929 में लाहौर के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को तैयार किया गया था तथा भारत की पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य पारित किया। 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का आधिकारिक झंडा फहराया गया। ध्यान रखिएगा और ऐसे आप याद भी रखिएगा। आगे प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से किस कारण हुआ? तो यह किस कारण हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। 5 मार्च 1931 को गांधी जी व इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा एवं कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। फ्रेंड्स, आप जो ये MCQ क्लास कर रहे हैं, और मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप ही लोगों का भलाई के लिए कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी क्लास कंप्लीट पूरा 8.25 घंटे की करवा रखा है। एक वीडियो में पूरा आपको मॉडर्न हिस्ट्री NCERT बेस्ड थ्योरी क्लास मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग पहले थ्योरी क्लास कर लीजिए, उसके बाद जब आप MCQ पढ़ेंगे तो आपको जरा सा भी डाउट रहेगा थ्योरी पढ़ने के बाद, तो MCQ क्लास करने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का थ्योरी क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। मैंने 8.25 घंटे की क्लास कंप्लीट करवा दिया। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देख लेते हैं पूरा 8.25 घंटे की, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसके बाद आपको किसी और का क्लास करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। उसमें मैंने 32 से 34 चैप्टर को कवर किया NCERT का। और फ्रेंड्स, और आपका जितने प्रश्न एग्जाम में TRE 4 में बनेगा मॉडर्न हिस्ट्री में एक भी आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, आप अगर अच्छे से क्लास कर लेते हैं तो। मैं उस क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया हूं, आप लोग लिंक पर क्लिक करके मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास जरूर करें। चलिए आगे प्रश्न है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो यह किए थे VD सावरकर ने। VD सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1902 में स्थापित मेला यानी कि मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। यह संगठन गुप्त रोग से क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। VD सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी
चलाया गया था। ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, कामागाटमारू क्या था? तो ये क्या था? यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। उन्नीस 1913 में कनाडा सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय के अंतर्गत ऐसे 35 भारतीयों को कनाडा आने की अनुमति प्रदान कर दी जो सीधे भारत से न आए हो। इस निर्णय को आधार बनाकर गुरुदीप सिंह एक जहाज कामागाटमारू को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से कनाडा के वैंकूवर पहुंचे। ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण इस जहाज को कनाडा में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहाज के वापस बजबज कलकत्ता पहुंचने पर यात्रियों को पुलिस कर्मियों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप 18 यात्रियों की मृत्यु हो गई। 202 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे आप ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में हो सकता है इस बार आपको TRE 4 में देखने को मिल सकता है। अगर आपको एक बार में इस वीडियो का क्लास समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके जरूर देख लें। आगे है, किसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो ये किए थे चंद्रशेखर आजाद। आगे प्रश्न है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। उन्हें बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता था। वे युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी पार्टियों के सदस्य थे। वे विवेकानंद व अरविंद घोष के अनुयायी थे। वे 9 सितंबर 1915 को बालासोर में पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? यह प्रश्न TRE 3 मार्च में जो हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, जिसमें मार्च का जो एग्ज़ाम TRE 3 का हुआ था फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि पेपर लीक की वजह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था। उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ट की गाड़ी पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने उस समय बम फेंका जब वो यूरोपीय क्लब से बाहर निकल रहा था, परंतु इस हमले में राष्ट्रीय आंदोलन में सहानुभूति रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के भय से आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले कौन थे? तो एक खुदीराम बोस थे। आगे प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो ये हुए थे बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने 14 फरवरी 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई तथा 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो ये थे पूर्वी बंगाल में। आगे प्रश्न है, धन की व्यवस्था करने के लिए 1908 में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड को पुलिस बिहारी दास ने अंजाम दिया। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ढाका अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी।
आगे प्रश्न है, वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका गठन बंगाल में वारेंद्र कुमार घोष यानी कि अरविंद घोष के भाई ने किया था। उन्होंने 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पुस्तिका में एक लेख लिखा जिसमें क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए एक केंद्र बनाने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की थी। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ये नहीं वाला प्रश्न एग्जाम में आप लोग अच्छे से पहले पढ़ लीजिएगा, तभी आंसर लगाइएगा, क्योंकि ये नहीं वाला जो प्रश्न होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं को नहीं पढ़ पाते हैं, उसके बाद एग्जाम का आंसर कुछ और होना चाहिए, आंसर कुछ और लग जाता है। इसलिए आप लोग पहले एग्जाम में प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ के तभी आंसर को लगाइएगा। तो इसका आंसर है बारदोली सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा नेतृत्व कभी नहीं किया गया था। गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि गुजरात में स्थित बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया था। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। ये जो बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला जो प्रश्न है, ये TRE 1 में पूछा गया प्रश्न था। इसलिए मैं कहता हूँ कि TRE 4 में भी ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसे भी आप अच्छे से नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, ये क्या थे? तो वायकॉम सत्याग्रह। वायकॉम सत्याग्रह त्रावणकोर केरल में निम्न जातियों के मंदिर प्रवेश एवं मंदिर के निकट निर्मित सड़कों के उपयोग को लेकर हुआ था। गांधी जी ने वायकॉम सत्याग्रह में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, जबकि खेड़ा सत्याग्रह 1908, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन 1920 का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। इसलिए इस प्रश्न को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ मणिपुर में। जिया तरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में जनजातियों की सक्रिय भागीदारी थी। इस आंदोलन के नेता या जदो नांग को सरकार ने 29 अगस्त 1931 को फांसी की सजा दे दी। उसके पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व नागा जनजाति की महिला गाइडिन लियू ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने गाइडिन लियू को रानी की उपाधि दी। आगे है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो उनका स्थान लिए थे अब्बास तैयब जी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के तत्पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी, गुजरात के ग्रैंड ओल्डमैन ने किया। नमक सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई थी, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? तो ये हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। आगे देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे ने गांधी जी द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया था। 1930 में वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के दौरान पहली बार गिरफ्तार हुए। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इनका प्रमुख आंदोलन भूदान आंदोलन था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था?
तो ये लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने प्रथम बार भाग लिया था। सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया। वह सम्मेलन लंदन में 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसकी असफलता पर गांधी जी ने कहा, मैं खाली हाथ अवश्य लौटा हूं, परंतु मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। यह कथन किसका है? यह गांधी जी का कथन है। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु महात्मा गांधी SS राजपूताना जहाज से लंदन गए थे। आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो का आंदोलन नेतृत्व किए थे यह महात्मा गांधी ने। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। गांधी जी ने कांग्रेस द्वारा उनके प्रस्ताव को न स्वीकार किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आगे प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था कहाँ पर? तो वर्धा में पारित हुआ था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित किया गया। इसे वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक बंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। अंततः गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कुछ संशोधनों के द्वारा 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो ये किए थे उषा मेहता ने। उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ बंबई में 14 अगस्त 1942 में को खुफिया कांग्रेस के रेडियो का प्रारंभ किया था। इस खुफिया रेडियो को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन सहित कई प्रमुख नेताओं ने सहयोग प्रदान किया। आगे प्रश्न है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर अमेरिकी पत्रकार थे जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो यह कहा था स्वामी दयानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में कहा था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है, अर्थात अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। श्रीमती एनी बेसेंट के अनुसार दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले भारतवासियों के लिए का नारा दिया। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था।
तो कहाँ प्रारंभ किया था? यह 1925 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1925 में जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का नेतृत्व प्रारंभ किया तो यह संस्था और प्रखर होकर उभरी और विभिन्न शहरों से कांग्रेस के समानांतर इसके अधिवेशन अत्यधिक नियमित रूप से होने लगे। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो यह माना है लॉर्ड मिंटो को। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट द्वारा, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी भी कहा जाता है, के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व मुस्लिमों को प्रदान किया गया, जो कालांतर में भारत विभाजन का कारण बना। इसलिए राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड मिंटो को ने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा है। आगे प्रश्न है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो किसने नाम परिवर्तित किया था? तो यह थे ऑप्शन ए, ऑल इंडिया होम रूल लीग। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाम में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की। उनका उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करने का था। तिलक की अनुपस्थिति और बेसेंट के लोगों का नेतृत्व करने में असमर्थता के कारण आंदोलन विफल हो गया। विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी को जनता के नेता के रूप में प्रसिद्धि मिली और 1920 में होम रूल लीग का कांग्रेस गठन में विलय हो गया और ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। इसलिए इस प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो कौन सबसे पुराना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनिक्स। महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना एक समाजवादी पद्धति में सहकारी संस्था के रूप में की थी। यह महात्मा गांधी से संबंधित आश्रमों में सबसे पुराना आश्रम है। इसका उद्देश्य प्रत्येक सदस्यों को दी गई 3 एकड़ भूमि पर खेती करना और अनुपस्थिति भूस्वामियों के एक नए वर्ग के उद्भव को रोकना था। इसलिए इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? तो कौन नहीं था? तो याद है अनुग्रह नारायण। उन्नीस 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण पहुंचकर किसानों की स्थिति की विस्तृत जांच की। 1917 में गठित चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। DJ रीड महात्मा गांधी, LC आदमी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और G रैनी इसके सदस्य थे तथा MEL टेन्नर सचिव थे। राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को इसका सदस्य बनाया गया। आगे प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से। तो प्रश्न ये भी आई आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि BPSC का जो एग्ज़ाम है उसमें बिहार से भी रिलेटेड आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा और यह प्रश्न भी बिहार से रिलेटेड ही है। तो यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट तैयारी 4 में हो सकता है। किसी भी क्लास के लिए यह प्रश्न को पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग नोट डाउन जरूर कर लें। स्वामी सहजानंद सरस्वती
भारत के राष्ट्रवादी और किसान नेता थे। इन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र में अखिल भारतीय किसान सभा की नींव रखी। वह इसके पहले अध्यक्ष बने थे। आगे प्रश्न है, 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? यह अध्यक्षता किसने की थी? यह किए थे लाला लाजपत राय ने। 1920 में एटक का गठन किया गया और लाला लाजपत राय इसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने। उनके समर्थन के कारण 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया। 1931 में ट्रेड यूनियन का विभाजन हो गया और कांग्रेस के समाजवादी विचारधारा वाले नेता मजदूरों के हित के लिए आगे आए थे। आगे प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? तो यह हुआ था रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर ब्रिगेडियर जनरल रेग्निनाल्ड डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। ये लोग रॉलेट एक्ट 1919 का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। रॉलेट अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए थे और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति थी। इसी को रॉलेट एक्ट कहा गया था। यही वजह था कि रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था। इस एक्ट में यह कहा गया था कि अगर आपको किसी भी ब्रिटिश अधिकारी पर आपके ऊपर अगर शक हो जाएगा कि यह गुनहगार है तो आपको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता था और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने का अनुमति भी था। यानी कि कहते हैं ना फ्रेंड्स कि आपको अरेस्ट भी आपको कर लिया जाएगा, आपको आपका गुनाह भी नहीं बताया जाएगा और 2 साल तक आपको जेल में रखा जाएगा। इसी का गांधी जी ने भी इसको रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? जो किसने त्यागी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हकीम अजमल खान ने। आगे प्रश्न देखते हैं। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। तो किस चीज़ की शाखा थी ये? तो खिलाफत आंदोलन की। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों के आंदोलन मुख्यतः लगान एवं बेदखली को लेकर थे। दूसरी ओर वहां खिलाफत आंदोलन भी अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। हालत ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये कौन थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इस आंदोलन के पहले दिन 1 अगस्त 1920 को ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1921 से 1922 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो यह थे हिंदू मुस्लिम एकता। असहयोग आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों में आंशिक रूप से ही सफल रहा परंतु अपने रचनात्मक कार्यों में इसे अपार सफलता मिली। इसने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की, साम्राज्यवाद पर आघात किया, पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के प्रति बलिदान की भावना का प्रसार किया। हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है,
कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो यह किया 1929 को। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा प्रति वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के याद जरूर कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? इसका सही आंसर है अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 241 मील दूर समुद्र तट पर बसे दांडी गांव 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे तथा 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया। इस सत्याग्रह में गांधी जी की गिरफ्तारी सोलापुर में हुई। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आ गया। इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी अपनी भागीदारी दी थी। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो बताइए, इसका सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, किंतु कांग्रेस इसमें सम्मिलित नहीं हुई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यह कहा था सरोजनी नायडू ने। 1919 में जिन्ना के राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। आगे प्रश्न है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? इसका आंसर है जेल में गांधी का आमरण अनशन। आगा खान पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि यदि गांधी जी मर जाते हैं तो बंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। आगे है, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो ये सीट दी गई थी क्रमशः 71 व 147। सांप्रदायिक अवार्ड के प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, जिसे पूना पैक्ट में बढ़ाकर 147 कर दिया गया। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। आगे है, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? इसका आंसर है पंजाब।
भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। तो फ्रेंड्स, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपका इस वीडियो के साथ कंप्लीट हो गया। अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने और सब क्लास नहीं देखा है तो सभी क्लास प्लेलिस्ट पर भी अपलोड कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसा सब चैप्टर है मॉडर्न हिस्ट्री में, यहाँ से आपको कम से कम एग्ज़ाम में एक वीडियोस में आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ फ्रेंड्स, 12 से 13 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक TRE 3 का एग्ज़ाम दे चुका है तो उन लोगों को पक्का ये बात लगा होगा, और प्रश्न जब आप पढ़ रहे होंगे, जब मैं क्लास करवा रहा था आपको पता होगा यही सब प्रश्न TRE 3 तक में पूछा गया था। अगर आप पूरा क्लास अच्छे से देख लेते हैं, उसके बाद अभी तक TRE 3 तक जितने भी एग्ज़ाम हुई है आपका प्रीवियस ईयर निकालिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको हमारे क्लास से ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं जितने भी आपको क्लास करवा रहा हूँ सभी NCERT के ही क्लास करवा रहा हूँ और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा TRE 4 के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नहीं देखा है, जो मैंने मैराथन क्लास कंप्लीट करवाया 9.25 घंटे की क्लास, तो आप लोग ज़रूर देख लें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया हूँ, लिंक में क्लिक करके आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री एक वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आपको कहीं और भी थ्योरी क्लास करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उस वीडियो में पूरा थ्योरी के साथ आपको कंप्लीट करवा दिया है मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या कमेंट सेक्शन में कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में अपना प्रश्न को ज़रूर रखें। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पर भी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आपको कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी कि TRE 4 से रिलेटेड या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको किस सब्जेक्ट का क्लास चाहिए, आप किस क्लास का तैयारी कर रहे हैं, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और आपको कौन सा सब्जेक्ट का तैयारी करना है वो भी आप कमेंट करिए कि सर मुझे इस क्लास सब्जेक्ट का क्लास चाहिए। जिसका ज़्यादा कमेंट होगा मैं उस क्लास का सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं कि किसी का मन हो कि नहीं सर से मुझे बात करना है फ़ोन पर, या आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना बहुत को कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे चुका हूँ और इस वीडियो में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप हमसे डायरेक्ट जुड़कर बात कर सकते हैं। नंबर नोट डाउन करिए 9709427320। फिर से मैं कहता हूँ 9709427320। यह नंबर को आप सेव कर लीजिए फ्रेंड्स। आपको किसी भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, यानी कि TRE 4 से रिलेटेड, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अच्छे से तैयारी करिए और अपना एक सीट को ज़रूर बुक TRE 4 में कर लीजिए, क्योंकि TRE 5 नहीं आएगा। आप लोग TRE 5 के भरोसे बिल्कुल भी ना रहे। और जो न्यू सीटेट दिए हैं टेंशन मत लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग को भी TRE 4 में मौका ज़रूर मिलेगा न्यू सीटेट वाले को। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर पॉलिटी का क्लास भी हो रहा है और बायोलॉजी का क्लास मैंने कंप्लीट करा दिया है। साइंस में ज्योग्राफी का भी क्लास हो रहा है फ्रेंड्स। इसमें NCERT बेस्ड आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके सभी सब्जेक्ट का क्लास चैप्टर वाइज जरूर कर सकते हैं। आपको इसके बाहर एक भी प्रश्न फिर नहीं जाएगा, आपको और भी किसी का क्लास करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और भी चैनल पे बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं पढ़ा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हो TRE 4 के लिए। मैं उतना ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, ये आप कंफर्म रहिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने सारा TRE 3 तक प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको क्लास करवाता हूँ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। मैं फालतू क्लास एक भी नहीं करवाता, ना फालतू प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर इस क्लास का आपको PDF नोट्स चाहिए
तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूँ। टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप ज्वाइन करने में इसलिए कहता हूँ सभी से, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स और TRE फोर्स से रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल होंगे सभी को ग्रुप में यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किया जाएगा। तो आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।